बच्चों आज जो हम लोग हैं रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और आज का टॉपिक जो है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड 2 है। ये पर्टिकुलर टॉपिक 4th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। ये देखिए कुछ वैल्यूज़ ऑफ डिज़ाइन पैरामीटर्स है जो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कंक्रीट के मैंने 4 ग्रेड्स लिए हुए हैं, M15, M20, M25 और M30। ये ग्रेड M क्या होता है, मिक्स होता है, और ये 15 जो वैल्यू दी हुई है ये FCK होती है, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, अगर हम 15 बाई 15 बाई 15 का एक क्यूब बनाएं और उसमें 28 दिन तक कंक्रीट की तराई करें तो जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ 15। आगे देखिए सिग्मा CBC है। सिग्मा CBC क्या होता है, अलाउबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। तो ये वैल्यूज़ हमको दी हुई है, ये लगभग 1/3 है। देखिए 5, 7, 8.5, 10। ये मैंने IS कोड 456/2000 से ली हुई है। तो स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि RCC के बच्चों को एक IS कोड 456/2000 जरूर रखना चाहिए। एक लोडिंग का 873 कोड भी उनको अपने पास रखना चाहिए। NC देखिए M जो है ये मॉड्यूलर रेशियो कहलाता है, ये 280/3 सिग्मा CBC, ये डेफिनेशन में IS 456 देती है। और M की वैल्यू हम डिफरेंट ग्रेड्स के लिए निकाल लेते हैं। एक चीज़ और है कि कई बार बच्चे इस 18.67 को राउंड ऑफ कर देते हैं या 19 कर देते हैं, तो आपको एडवाइजेबल है कि इसे राउंड ऑफ मत कीजिए, जो वैल्यू आ रही है इसको एज इट इज़ पॉइंट के 2 प्लेसेस तक ले लीजिए। NC जो है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है, जो इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम से मिलता है। और इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम से ये पर्टिकुलर जो क्रिटिकल एक्सिस है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है, जो स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करता है। तो देखिए Fe250 माइल्ड स्टील के लिए ये वैल्यू 0.4D के आसपास आती है, ये मैंने यहाँ लिखी हुई है। LA लीवर आर्म होता है। लीवर आर्म जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये D-NC/3 के बराबर होता है। ये वैल्यू लगभग 0.867D के बराबर है। ये वैल्यूज़ भी स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करती है, कंक्रीट पे नहीं डिपेंड कर रही। देखिए उसके बाद AST/BD × 100, ये परसेंटेज स्टील है। ये कैसे निकालते हैं आप, स्टील के एरिया और कंप्रेशन एरिया को इक्वेट करने पे आपको ये एरिया मिलता है, परसेंटेज मिलती है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल M15 ग्रेड में देखूँ तो 0.72% स्टील आप यूज़ करेंगे। इसी तरह M20 कहूँ तो 1% स्टील आप यूज़ करेंगे। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये है कि कितना मूवमेंट ये सेक्शन आपका रजिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म करूँ तो ये BD² के फॉर्म में मिलता है और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को यूज़ करूं तो देखिए 0.867 BD² मिल रहा है। यहाँ B और D की वैल्यू लेके हम इस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। हमें ये पता चल जाएगा कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कितना मूवमेंट को रजिस्ट कर सकता है। तो ये देखिए डिफरेंट वैल्यूज़ मैंने निकाली। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कंक्रीट के ग्रेड पे और स्टील के ग्रेड पे। यहाँ देखिए जो स्टील है ये HYSD है, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील है, जिसकी अलाउबल स्ट्रेस या 0.2% जो प्रूफ स्ट्रेस है वो 230 दी हुई है। और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, लीवर आर्म, परसेंटेज स्टील और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की है। बच्चों से ये कहूँगा, मैं एडवाइस करूँगा कि आप लोग इस तरह की टेबल खुद बनाइए, रादर देन आप इसे कॉपी करके याद कीजिए। आप इसको एक एक स्टेप डिराइव कीजिए। तो देखिए आपको एक ही 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी आप धीरे धीरे इसको डिराइव कर सकते हैं। ये पूरी टेबल आपके पास रहेगी, फिर उसे भले ही याद कर लीजिए तो आपका कैलकुलेशन टाइम कम हो जाएगा। अगर आप इसे आंख बंद करके याद करेंगे तो वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा, हो सकता है इस कोर्स के बाद आप भूल जाएं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर एक बार आपकी बेसिक्स क्लियर हो गई तो ये आपको हमेशा से हमेशा काम आने वाली है। अब देखिए एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स सेक्शंस हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन हम जानते हैं कि कौन से सेक्शन होते हैं जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होती है वहाँ पे हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड ये मानता है कि कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको हमें इग्नोर करना है। तो अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो जाहिर सी बात है उसमें नीचे टेंशन डेवलप हो रहा होगा। तो देखिए ये एरिया ऑफ स्टील पड़ा हुआ है। इसको आप सर्कल के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं या मैंने एक लाइन के फॉर्म में दिखा दिया। B जो है इसकी विड्थ है और D जो है इफेक्टिव डेप्थ है। ये इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस डायग्राम है। जब इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो देखिए टॉप पे जो है वो अलाउबल कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग, और देखिए नीचे जो है अलाउबल स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय M कर रखा है क्योंकि इक्विवेलेंट एरिया डायग्राम है। टॉप से जो डिस्टेंस है ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है और नीचे का डिस्टेंस D-NC है। 2 सिमिलर ट्राइंगल से हम NC की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब सिग्मा CBC/NC = सिग्मा ST/M/D-NC से हम NC या क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू हम कंप्रेशन एरिया और टेंसाइल एरिया के मूवमेंट को निकाल सकते हैं।
पहले सेट ऑफ क्वेश्चन में क्या होगा, हमें पूरा सेक्शन दिया होता है। सेक्शन दिया होता है मतलब क्या है कि हमें ब्रेथ दी है, हमें डेप्थ दी है, हमें एरिया ऑफ स्टील दिया है, हमें ग्रेड्स दिए हुए हैं, हमें ये बताया हुआ है कि हमें स्टील के ग्रेड क्या है और कंक्रीट के ग्रेड क्या है, और इस ग्रेड के बेस पे हमको क्या निकालना रहता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होता है। ये देखना पड़ता है कि ये सेक्शन कितना मूवमेंट रजिस्ट कर सकता है। तो देखिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। पहले सबसे पहले हमें ग्रेड दिया हुआ तो m की वैल्यू हम निकाल लेंगे 280/3 सिग्मा CBC से। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस हम कहाँ से निकालेंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम से निकालेंगे। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस हम कहाँ से निकालेंगे, हम इस पर्टिकुलर इक्विवेलेंट एरिया डायग्राम से निकालेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे ये दोनों चीज़ें निकाली हुई है। क्रिटिकल एक्सेस पहले निकाल लिया, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस निकाला हुआ है। अब जब क्रिटिकल और एक्चुअल दोनों न्यूट्रल एक्सेस आ जाएंगे तो हमारा अगला काम क्या होगा कि हम ये पता करेंगे कि सेक्शन बैलेंस्ड है, अंडर रीइंफोर्स्ड है, ओवर रीइंफोर्स्ड है। तो NA का मान अगर MC से कम होगा तो ये अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन मतलब क्या होगा कि अब स्ट्रेसेस जो हमको ग्रेड दिए हुए थे उसमें हमको सिग्मा ST की वैल्यू पता है। सपोज कर लीजिए FE 250 है तो हमको ये पता है 140 है, बट कॉन्क्रीट की वैल्यू हमको नहीं पता है क्योंकि ये कॉन्क्रीट अपनी सिग्मा CBC वैल्यू पर नहीं पहुंचा है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि टेंसाइल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म हम कर दें तो ये हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। टेंसाइल फोर्स सिग्मा ST इंटू AST और लीवर आर्म क्या हो गया D माइनस NA/3। जब NA बराबर NC है इसका मतलब क्या है कि दोनों स्ट्रेसेस की वैल्यू हमें दी हुई है क्योंकि दोनों परमिसिबल स्ट्रेस पे वो स्ट्रक्चर पहुंचा हुआ है। तो हम चाहे टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म कर दें, ये भी हमको मिल जाएगा, चाहे कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म कर दें। तो देखिए कंप्रेसिव फोर्स कितना हो जाएगा, 0 प्लस सिग्मा CBC/2 इंटू B NA कर लें या NC कर लें, चूंकि बैलेंस सेक्शन है दोनों वैल्यू बराबर है, इंटू D माइनस NC/3, मतलब ये लीवर आर्म है। ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में कोई भी फॉर्मूला लगा के हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों केस में सेम आंसर आएगा। NA इज ग्रेटर देन NC है तो ये NC है। अगर NA का मान NC से ज़्यादा है तो सेक्शन ओवर रीइंफोर्स्ड है। जब ओवर रीइंफोर्स्ड है तो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा ST की वैल्यू हमको नोन नहीं है, सिग्मा CBC की वैल्यू नोन है। तो कंप्रेसिव फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई जो लीवर आर्म है इससे हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखिए सेक्शन का B हमको 300 दिया हुआ है, D हमको 500 इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है। कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, टॉप पे टेंशन डेवलप होगा, बॉटम पे कंप्रेशन डेवलप होगा। तो स्टील देखिए टॉप पे दिया हुआ है और नीचे जो है कंप्रेशन है। हमको 4 बार 16 mm डायमीटर की दी है, ये 5 जो है ये डायमीटर बताता है। M20 कंक्रीट और ग्रेड स्टील दिया हुआ है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ है सेफ लोड इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, UDL पूछा है। तो देखिए ग्रेड दिया हुआ है तो हमको सिग्मा CBC सिग्मा ST की वैल्यू दी हुई है। एरिया निकालने के लिए देखिए एक का एरिया π/4d² मल्टीप्लाइड बाई 4 बार है इंटू 4, ये आगे यूनिट ध्यान रखिएगा mm²। बहुत से बच्चे यूनिट लगाना भूल जाते हैं, तो यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, यूनिट जरूर लगाइए। m की वैल्यू 280/3 सिग्मा CBC, ये वैल्यू देखिए पॉइंट पे आ रही है 13.33। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस कहाँ से निकालेंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम से निकालेंगे। इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम से देखिए जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस है ये 144.30 आ रही है। अब हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस निकालेंगे। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, BNA²/2 = M × AST × D - NA। यहाँ पे B की वैल्यू हमने 300 रख दी। अब देखिए द्विघाती समीकरण आ गया, द्विघाती समीकरणों को हम श्रीधराचार्य रीति से सॉल्व करेंगे। तो -B + -B² -4AC, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है (2). अब जब NA निकालेंगे, चूंकि दो घाती समीकरण है तो NA के दो मान आएंगे, तो एक मान तो मतलब रखेगा और दूसरा मान मतलब नहीं रखेगा। तो मान लीजिए NA निगेटिव आ रहा है तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ये आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि गलती से NA की वैल्यू बीम की डेप्थ से ही ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे केसेस में भी ध्यान रखिएगा कि कहीं हो सकता है कैलकुलेशन में आपसे गलती हो गई हो। दूसरी चीज़ मैं एक बच्चों से और कहूँगा कि ये सारी की सारी चीज़ें आप ब्रैकेट लगाना सीखिए। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, देखिए एक चीज़ है थ्योरी समझना, दूसरी चीज़ है न्यूमेरिकल लगाना। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आप ये विशेष ध्यान रखिए कि आप कैलकुलेटर में उनकी ब्रैकेट्स में वैल्यू रखिए ताकि आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकें, क्योंकि अगर आपका आंसर किताब से मैच नहीं करेगा तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आप लैक कर जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर केस में देखिए 144 हमारा क्रिटिकल एक्सेस आ रहा था और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस 156.65 आ रहा है, तो ये सेक्शन ओवर रीइंफोर्स्ड है। ओवर रीइंफोर्स्ड है तो सबसे आसान तरीका हमारे लिए क्या है कि हम कंप्रेसिव फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स मिल जाएगा। कंप्रेसिव फोर्स में देखिए हमें सारी चीज़ें दी हुई है, हमें NA दिया हुआ है, B दिया हुआ है, D - NA/3 हमें पता है, हमको स्ट्रेस पता है क्योंकि ये M20 कॉन्क्रीट है। M20 कॉन्क्रीट के लिए सिग्मा CBC का मान कितना होगा, 7 होगा। तो ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक चीज़ और देखिए यहाँ मिला 73.65 × 10⁶ N
mm। तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है आपको हमेशा न्यूटन mm में मिल रहा है, इसको हम क्या करेंगे किलो न्यूटन में मीटर में बदल सकते हैं। तो किलो न्यूटन मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 10⁶ का डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दिया तो देखिए ये आ गया हमारा 73.65 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए ये कैंटिलीवर दिया हुआ है, तो कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर में हमको यूडीएल दिया हुआ है, यूडीएल मान लीजिए डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू पर मीटर। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा WL²/2। तो देखिए ये WL²/2 को हमने इसके इक्वलेट कर दिया, यहाँ से हमें W मिल गया, मतलब टोटल यूडीएल इंक्लूडिंग सेल्फ वेट ये जो रजिस्ट कर रहा है दैट इज 36.82 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टाइप 2 प्रॉब्लम क्या है, टाइप 2 प्रॉब्लम में क्या होगा, हमें सेक्शन दिया होगा, हमको m का मान दिया होगा और एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट या लोड दिया होगा। देखिए अगर एक्सटर्नल लोड लिखा है या बेंडिंग मोमेंट लिखा है, लोड लिखा है तो हमको ये दिया होगा कि किस टाइप की बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है या ये एक कैंटिलीवर बीम है। मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोज कर लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है और हमको ये पी लोड दिया हुआ है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा PL/4, ठीक। और बेंडिंग मोमेंट दिया है तो हमको डायरेक्ट दिया, मतलब फोर्थ पॉइंट पे चाहे हमको लोड दिया हो चाहे बेंडिंग मोमेंट दिया हो, लोड दिया हो तो एक्चुअली हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो इस केस में हमें टाइप ऑफ बीम दी होगी और लेंथ ऑफ द बीम दी होगी। अब हमें क्या करना है, चूंकि हमें m दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्टील दिया है, b और d दिया है, तो हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस को निकाल सकते हैं और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म के बराबर कर दें तो हमें स्ट्रेस मिल जाएगी स्टील में। और एक बार स्ट्रेस में स्टील में मिल गई तो हम इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम से कंक्रीट की स्ट्रेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये हमने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस निकाला, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, फोर्स इनटू लीवर आर्म, और यहाँ पे हम इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम से सिग्मा STM को पता है, ऊपर से हम सिग्मा C निकाल सकते हैं, मतलब कंक्रीट में कितनी स्ट्रेस डेवलप हो रही है ये निकाल सकते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका सेक्शन 300/500 दिया हुआ है, डेटा हमको 4 बार 16 mm के दिए हुए और हमको मोमेंट दिया हुआ है और ग्रेड दिया हुआ है। तो देखिए पहली बात है कि हमको 4 बार 16 mm के दिए हैं, तो एक बार का एरिया हो गया π/4 16 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 इतना mm², ये एरिया हो गया। m की वैल्यू 280/3 सिग्मा CBC से निकालेंगे तो ये आ गई हमारी 13.33। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस निकाल लेंगे। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस चूंकि डेटा सेम है इसलिए आंसर सेम आएगा पिछले वाला, तो ये 156.65 देखिए पिछली बार की तरह आ गया। ये प्रिकॉशंस मैंने पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। अब देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, आपको जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो दिया किलो न्यूटन मीटर में, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूटन mm में बदलना पड़ेगा। देखिए 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया। सिग्मा STM को स्ट्रेस निकालना है और एरिया हमको दिया हुआ है, ये हम निकाल चुके हैं, और D - NA/3 ये भी हमें पता है। तो यहाँ से सिग्मा ST की वैल्यू देखिए 138.84 आ रही है MPa। MPa मतलब न्यूटन पर mm² में ये इकाई आ रही है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो है स्ट्रेसेस की वैल्यू किस यूनिट में आ रही है ये ध्यान रखना। हमको एक आइडिया है कि जो FE 250 है उसकी लगभग 140 MPa होती है, तो हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। अगर ये आपके हज़ार में आ जा रही है, लाख में आ जा रही है, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि कहीं आप यूनिट गलत ले रहे हैं, इस वजह से आपका आंसर गलत हो रहा है। अब देखिए स्ट्रेस इन इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा सिग्मा ST/m हमको पता है, ये सिग्मा C हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये Na का मान हमको दिया हुआ है, इस केस में है 156 और इसको 500 से घटा देंगे तो ये डिस्टेंस हमको पता है। तो हमको ये डिस्टेंस पता है, ये पता है, ये पता है, और सिमिलर ट्रायंगल से हम सिग्मा C की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में जो सिग्मा C की वैल्यू 4.75 आ रही है, और चूंकि इन्होंने M20 ग्रेड यूज़ किया हुआ है तो देखिए M20 के लिए 7 वैल्यू होती है, तो ये 7 तक इस बेंडिंग मूवमेंट पर स्ट्रेस नहीं हो रहा है, ये 4.75 न्यूटन पर mm² तक की ये पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रेस हो रही है। टाइप 3 की प्रॉब्लम जो है, टाइप 3 टाइप की प्रॉब्लम जो है, जहाँ पे हमें एक्सटर्नल लोड और बेंडिंग दिया हुआ है। तो एक्सटर्नल लोड और बेंडिंग मूवमेंट में बेंडिंग मूवमेंट दिया है, बहुत अच्छी बात है, और एक्सटर्नल लोड दिया हुआ है तो उसका सिंपल मतलब है कि हम WL²/8 करके या WL²/2 करके या जो भी हमारा जिस टाइप की बीम दी हो और जिस टाइप का स्पान दिया हो उस टाइप और जिस टाइप की लोडिंग दी हो उससे हम बेंडिंग मूवमेंट निकाल सकते हैं। ग्रेड ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, मतलब हमें
क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हम निकाल सकते हैं। स्पान इसीलिए दिया है कि हम एक्सटर्नल लोड से मूवमेंट निकाल लें। अब देखिए इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, हमको सिर्फ लोड दिए हैं, हमको ये कहा गया है कि ये ग्रेड आप यूज़ कर लीजिए और हमको सेक्शन को डिज़ाइन करना है। मतलब ना हमको बी पता है, ना हमको डी पता है, ना एरिया ऑफ स्टील पता है, ये तीनों चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी है। तो पहली बात है परमिसिबल स्ट्रेस हमें दी हुई है, IS कोड से ग्रेड से हम निकाल सकते हैं। डिटरमिन NC लीवर आर्म एंड MR। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड करेगा, ये ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा। लीवर आर्म भी ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगा, D - NC/3। और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जैसे हमने लिखा था QBD² या 0.867 BD², जब ये M15 और Fe250 स्टील था। अब कोई सूटेबल B और D का रेशियो मान लेते हैं। मान लीजिए मान लें B = D/2, राइट। तो जब हम MR इक्वेट करेंगे तो MR = सम कांस्टेंट इंटू BD²। जब BD², इस B को हम D के फॉर्म में लिख लेंगे तो D के क्यूब में एक इक्वेशन आ जाएगी। इस D के क्यूब में जो इक्वेशन आएगी उसको एक्चुअल मूवमेंट से हम जब इक्वेट करेंगे तो हमें D का मान मिल जाएगा। तो देखिए अगली स्लाइड में यही चीज़ बताई हुई। जब हम D फाइंड कर लेंगे तो D फाइंड के बाद हम बेंडिंग मूवमेंट निकाल लेंगे, सॉरी एक मिनट, इक्वेट D निकाल लेंगे। और जब D निकाल लेंगे तो बेंडिंग मूवमेंट को ही अगर हम एरिया टेंसाइल फोर्स और इनटू लीवर आर्म से इक्वेट कर देंगे तो ये हमारी एरिया ऑफ स्टील भी हमको मिल जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं तो इससे और चीज़ क्लियर होगी कि क्या है। देखिए बेंडिंग मूवमेंट हमको दिया है kN/m 80। यहाँ पे हमको ग्रेड M20 और Fe415 स्टील दिया है और हमको सेक्शन डिज़ाइन करना है। सेक्शन डिज़ाइन करना है मतलब क्या है, हमको D निकालना है और एरिया ऑफ स्टील निकालना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में B का मान D/2 है, तो B को आप D/2 या 2/3D दोनों में से को बीच में कुछ भी मान सकते हैं। ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, चूँकि ग्रेड दिया हुआ है इसलिए हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आता हूँ। हमको ग्रेड दिया हुआ है, हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखिए ये कंप्रेसिव फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई ये लीवर आर्म। कंप्रेसिव फोर्स कितना है, एवरेज स्ट्रेस 0 + सिग्मा CBC/2 मल्टीप्लाइड बाई ये एरिया, कंप्रेशन एरिया, और मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म। यहाँ पे B की वैल्यू हमने D/2 रख दी। NC जो है ये पर्टिकुलर ग्रेड में मैंने इसको निकाला नहीं, इसकी वैल्यू सीधे टेबल से ले लिए, 0.29D आती है Fe415 के लिए, और D - NA/3 या NC/3। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, देखिए 0.458D³। इसका मतलब जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो D के क्यूब में आ गया। अब जो बेंडिंग मूवमेंट हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो 80 kN/m दिया। तो 80 kN/m को हम 80 × 10⁶ कह सकते हैं। ये = 0.458D³ हो गई। यहाँ से हम D कैलकुलेट करेंगे तो ये 558.99 आ गई। इसको हम 560 mm अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं। इसका आधा B की वैल्यू हो गई। अब एक चीज़ चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लें। मान लीजिए ये बीम है और ये मान लीजिए रीइंफोर्समेंट पड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो रीइंफोर्समेंट के बॉटम से ये डिस्टेंस होता है ये क्लियर कवर कहलाता है। तो बीम के केस में क्लियर कवर कितना लेते हैं, 25 mm लेते हैं, और 25 mm में आधा हम डायमीटर जोड़ दें तो हमें ये इफेक्टिव कवर मिल जाता है। तो इफेक्टिव कवर अगर हम 20 mm का बार यूज़ कर रहे हैं तो 10 mm और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 mm। और हम इफेक्टिव डेप्थ में इफेक्टिव कवर जोड़ देंगे तो टोटल डेप्थ आ जाएगी। तो देखिए टोटल डेप्थ निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने इफेक्टिव डेप्थ ली, फिर क्लियर कवर लिया, फिर हमने माना कि 20 mm डायमीटर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका आधा ये 10 mm हो गया। तो 495 mm इस बीम की टोटल डेप्थ हो गई। इसको लगभग हम 600 mm भी मान सकते हैं। तो देखिए 80 × 10⁶, इसको बदलना याद रखिएगा, सिर्फ 80 मत ले लीजिएगा नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई टेंसाइल फोर्स और इनटू लीवर आर्म। तो टेंसाइल फोर्स को हम लिख सकते हैं 230 स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ स्टील। यहाँ से हमको एरिया ऑफ स्टील मिल गया। अब देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमने 20 mm की छड़ मानी है, तो एक छड़ का एरिया जो है वो 314.15 है π/4D² से। टोटल एरिया में इतना दिया हुआ है। टोटल एरिया को हम डिवाइड कर दें एक छड़ के एरिया से तो हमें नंबर ऑफ बार्स मिल जाएगी। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें नंबर ऑफ बार्स कितनी मिल रही है, 2.18। तो 2.18 बार हम एज इट इज़ नहीं लेते हैं, इसको हम 3 बार्स ले लेते हैं। तो इसको हम 2 बार्स नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 बार्स हम लेंगे तो ये अनसेफ हो जाएगा। तो इसको अपर साइड में राउंड ऑफ करते हैं, ना कि लोअर साइड में राउंड ऑफ करते हैं। तो देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें सेक्शन डिज़ाइन करना था। तो सेक्शन हमारा टोटल डेप्थ हो गई 160, ये हो गया 280, और एरिया ऑफ स्टील हमारा कितना हो गया, 3 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर। तो इस तरह से बच्चों ये सिंगली रिइंफोर्स्ड का हमारा पूरा सेक्शन डिज़ाइन हुआ।
अब आते हैं डबली रीइंफोर्स सेक्शन। डबली रीइंफोर्स सेक्शन कौन से सेक्शंस होते हैं? डबली रीइंफोर्स सेक्शन वो सेक्शन होते हैं जहां टेंसाइल रीइंफोर्समेंट तो होता ही है, लेकिन कंप्रेशन के साइड में भी रीइंफोर्समेंट होता है। ऐसी स्थिति कब आती है? ऐसी स्थिति तब आती है जब आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन से डेप्थ हमारी लिमिट कर दी जाए। तो डेप्थ लिमिट कर दी जाए, यहाँ पे देखिए जो टेंसाइल स्टील है उसको हम AST से रिफर करते हैं, और जो कंप्रेशन स्टील है उसको ASC से रिफर करते हैं। ठीक, जो इफेक्टिव डेप्थ है वो टेंसाइल स्टील के सेंटर से और टॉप कंप्रेशन फाइबर के बीच का डिस्टेंस है। अब देखिए जो इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम है वो सिमिलर होता है जैसा हम सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन के लिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा CBC अलाउबल कंक्रीट स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन, ये सिग्मा ST/M, ये एज इट इज़ है जैसा हम सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन में पढ़ते थे। सिर्फ एक अंतर ये है कि जहाँ पे ये रीइंफोर्समेंट पड़ा हुआ है, देखिए कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट पड़ा है, यहाँ पे भी एक स्ट्रेस आ रही है और इस स्ट्रेस की वैल्यू हम सिग्मा C बोल रहे हैं। तो सिग्मा C क्या है? इट इज़ द स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ स्टील, कंप्रेशन स्टील। तो ये पूरा हमारा इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस डायग्राम है। ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ से यहाँ तक हम NC मान सकते हैं, और अगेन दो सिमिलर ट्रायंगल से हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को निकाल सकते हैं। ये सेम फार्मूला होगा जो सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन के लिए होता था। अब आ जाएं हम एरिया में, इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया। तो इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया में देखिए ये समझने वाली चीज़ है, जो टेंसाइल एरिया है वो M/AST है, जो सेम है जैसा सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन में होता था। कंप्रेशन में जो एरिया है ये थोड़ा सा देखिए, कंप्रेशन का एरिया जो है कंक्रीट का ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का, तो अगर कंक्रीट का एरिया निकालेंगे तो B और इंटू NA, और इसका आघूर्ण अगर इस न्यूट्रल एक्सिस का अबाउट लेंगे तो क्या होगा? B इंटू NA/2, मतलब BNA²/2। इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ कि वास्तव में यहाँ पे कंक्रीट थी ही नहीं, देखिए इस पॉइंट्स पे कंक्रीट थी नहीं, तो हमें इसको घटाना पड़ेगा। तो हम कर देंगे -ASC। ASC यहाँ पे क्या है? एरिया ऑफ कंक्रीट है जो वास्तव में नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? NA-D'। अब क्या है, वास्तव में यहाँ पे कंक्रीट पड़ी हुई है, तो इस कंक्रीट का हम इक्विवेलेंट, यहाँ पे स्टील पड़ा हुआ है वास्तव में, तो इस स्टील का हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया निकालेंगे। वो कितना होगा? 1, ये हो जाएगा MC और मल्टीप्लाइड बाई ASC। तो MC मल्टीप्लाइड बाई ASC ये इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया होगा, इसको हम जोड़ देंगे, मतलब MC इंटू ASC मल्टीप्लाइड बाई NA-D', इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये कंप्रेशन एरिया का मूवमेंट हो जाएगा। तो कंप्रेशन एरिया का मूवमेंट आपको समझना है, इसमें इतना एरिया का मूवमेंट घटाना है, और जो इसमें स्टील पड़ा है उसका इक्विवेलेंट एरिया का मूवमेंट आपको ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एज इट इज आया। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस देखिए ये BNA²/2, ये एरिया जो मैंने कहा था ये घटा दिया देखिए, और ये कंक्रीट का एरिया इक्विवेलेंट जो है स्टील का एरिया ये यहाँ पे जोड़ दिया। टेंसाइल एरिया एज इट इज़ है जैसा हम सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन में निकालते थे। इसमें हम अगर इतने को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा MC-1 ASC NA-D', ये फार्मूला बना। अब देखिए IS कोड 456 हमको कहता है कि जो इक्विवेलेंट मॉड्यूलर रेशियो है कंप्रेशन में स्टील का, इसको आप 1.5 M के बराबर लेंगे। तो MC का मान 1.5 M से रिप्लेस कर देते हैं, तो देखिए BNA²/2 प्लस 1.5 M-1, तो 1.5 M-1 का मतलब समझ लीजिए 1.5 M-1 उस कंक्रीट एरिया को हटा दे रहा है जो वास्तव में नहीं थी, और उसकी जगह जो स्टील पड़ा हुआ था उसका इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया को जोड़ दे रहा है। ये पूरा का पूरा स्टेप अगर आप समझ लेंगे तो आप आराम से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई M इंटू AST इंटू D-NA, ये आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। एक्चुअल और न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप ये पता कर लेंगे कि सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है ओवर रीइंफोर्स्ड है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा CBC, जो कंक्रीट के लेवल पे स्ट्रेस है जहाँ पे कंप्रेशन स्टील पड़ा हुआ है, ये सिग्मा C या सिग्मा C' है। अगर हमें स्टील में स्ट्रेस निकालनी है तो हम क्या करेंगे? जो इक्विवेलेंट स्ट्रेस है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से? 1.5 M से, मतलब कंक्रीट के स्टील के कंप्रेशन स्टील के मॉड्यूलर रेशियो से। ये स्ट्रेस आ गई हमारी कंक्रीट की। टेंसाइल की स्ट्रेस सिग्मा ST दी हुई है, और सिग्मा ST/M इक्विवेलेंट कंक्रीट स्ट्रेस हो गई। तो ये हमने उस फिगर में भी डिस्कस किया था। अब आइए हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को समझ लें, जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए जब हम डबली रीइंफोर्स सेक्शन लेते हैं, तो जब हम सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन लेते हैं तो हम टेंसाइल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म लेते हैं, लेकिन जब हम डबली रीइंफोर्स सेक्शन लेते हैं तो हम टेंसाइल स्टील के अबाउट आघूर्ण लेते हैं। इसमें एक ही एक्सप्रेशन हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मिलता है। तो देखिए कंप्रेसिव फोर्स क्या क्या होंगे? कंप्रेसिव फोर्स पहले इसको पूरा मान लें,
तो इसको पूरा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा B इंटू NA, ये तो एरिया हो गया, स्ट्रेस हो गई 0 प्लस सिग्मा CBC/2, तो ये स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स। ये कहाँ पे काम करेगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, D माइनस C1 से देखिए D माइनस NA/3, ये लीवर आर्म हो गया, ये लीवर आर्म 1 हो गया। तो कंप्रेसिव फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म 1, ये एक फोर्स देगा। दूसरा देखिए C2 में हमें क्या करना है कि 1.5 M-1 इंटू ASC, इसने इस कंक्रीट एरिया को घटा दिया और जो स्टील था उसका इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया टोटल एरिया। और इसको स्ट्रेस से किस स्ट्रेस से मल्टीप्लाई किया, जो इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम में इस स्टील के कंपैरिजन पे जो स्ट्रेस आ रही है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फोर्स C2 आ गया। अब C2 किस डिस्टेंस पे काम करेगा, ये स्टील के सेंटर पे काम करेगा, तो ये डिस्टेंस जो है ये D माइनस D डैश है। तो C2 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड लीवर आर्म, दैट विल गिव यू द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द C2 फोर्स, सेकेंड फोर्स। तो इन दोनों को अगर हम सम अप करना चाहें तो यहाँ पे देखिए, टेकिंग मूवमेंट ऑफ द कंप्रेसिव स्टील अबाउट टेंसाइल स्टील, तो टेंसाइल स्टील के अबाउट हम आघूर्ण ले रहे हैं और टोटल कंप्रेसिव फोर्स का आघूर्ण ले रहे हैं। तो देखिए 0 प्लस सिग्मा CBC/2 इंटू BNA, ये हो गया हमारा क्या फोर्स, और इंटू ये हो गया लीवर आर्म, तो ये हो गया C2 फोर्स। C1 फोर्स क्या है हमारा, C1 फोर्स में ये हमारा है एरिया, ये स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया फोर्स, और फोर्स को D माइनस D डैश से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि देखिए यहाँ पे सिग्मा CBC आ रहा है और यहाँ सिग्मा C डैश आ रहा है, तो यदि हमें स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है, यदि हमें स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है, सिग्मा C दिया होगा, सिग्मा C डैश नहीं दिया होगा, तो देखिए बहुत आसान है, ये हमको सिग्मा CBC के मान दिया हुआ है और यहाँ से D डैश दूरी पे ये वैल्यू जो है ये सिग्मा C है या सिग्मा C डैश है। तो दो सिमिलर ट्रायंगल है, ये वैल्यू NA दी हुई है और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से तक NA माइनस D डैश। तो दो सिमिलर ट्रायंगल से हम सिग्मा C डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं सिग्मा CBC के टर्म में। अब देखिए, जब हम एक्चुअल और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को इक्वेट करते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड हो सकता है या सेक्शन ओवर रीइंफोर्स्ड हो सकता है। नॉर्मली ये सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो हमारे लिए स्टील अपनी लिमिट पे नहीं पहुंचेगा और कंक्रीट अपनी लिमिट पे पहुंच जाएगी। तो सपोज कर लीजिए M20 हम ग्रेड ले लेते हैं, तो M20 ग्रेड में हमारे लिए बहुत आसान है, ये वैल्यू हमारी M20 में 7 हो जाती है और हमको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस चूँकि पता है तो हम ये सिग्मा C डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं और इन दोनों के कैलकुलेशन करके हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। दूसरी ये सिचुएशन भी हो सकती है जब सिग्मा CBC जो हमारा NA की वैल्यू है वो NC से कम है। ये हो गया अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो गया तो देखिए इसमें थोड़ी सी बात हो गई। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में ये वैल्यू हम सिग्मा CBC एज इट इज़ नहीं ले सकते, ये हमको सिग्मा C1 कैलकुलेट करना पड़ेगा इसकी जगह। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है और मान लीजिए हम Fe250 यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया 140 अपॉन मान लीजिए 18.66 हम ले लें या M20 जो भी ग्रेड ले रहे हैं। तो ये वैल्यू सिग्मा ST/M हमको पता है, हमको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पता है, इससे हम सिग्मा C की वैल्यू निकाल सकते हैं और इस सिग्मा C की वैल्यू को हम यहाँ सिग्मा CBC की जगह रख देंगे। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अब इस ट्रायंगल की मदद से, दूसरे ट्रायंगल की मदद से हम सिग्मा C डैश निकाल सकते हैं और इस वैल्यू से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इस तरीके से हम सेकेंड डबली रीइंफोर्स्ड बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम अक्सर यूज़ होती है और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बेसिक्स हैं, आगे आप हो सकता है इसमें लिमिट स्टेट भी पढ़ेंगे जो वास्तव में यूज़ होती है, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड वाज इनिशियल मेथड, इट वाज डेवलप्ड अराउंड 1900, तो सबसे पुरानी ये पद्धति है। लेकिन एक चीज़ इसमें प्लस पॉइंट है कि ये सबसे सिंपल है और एटलीस्ट इट गिव्स द बेस टू द स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमा कि वो समझ सकें कि क्या न्यूट्रल एक्सिस होता है, स्टील किस तरह प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आपको थैंक यू।